Students, I am Dr. Deepika Bhakar from Charkhi Dadri. Welcome all of you at a big platform, Captain Jile Singh Academy. हम सब पिछली 3 क्लासेस से बायोलॉजी का लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है वो पढ़ते आ रहे हैं। अब उसी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। अगला हमारा इसी में टॉपिक होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूँगी। सबसे पहले देखो, क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है हम हल्का फुल्का उसका पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम किस बेसिस पे हम उसको लिविंग कहेंगे, किन बेसिस पे हम उनको नॉन लिविंग कहेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी बात, काफ़ी बच्चे जो हैं वो एक्टिव नहीं रहते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। पिछली क्लास में बीच में एक दूसरा टॉपिक मैंने डाला था ताकि वो उस टॉपिक को हम उसी टाइम कंप्लीट भी करें, और जो बच्चे एक्टिव नहीं हैं मैं उनको ऑब्ज़र्व करके और बता पाऊँ। अब आज से आप सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ। सभी बच्चों के पास नोटबुक और पेन अपना होना चाहिए। जो कुछ मैं यहाँ कराऊंगी साथ साथ आप लोग नोट करेंगे और अपने नोट्स हैं वो प्रिपेयर करेंगे। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उनके आंसर्स दिया करो, है ना। अपूर्वा जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है ना, एक्टिव रहती है। नीलिमा एक्टिव रहती है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिव रहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं लगता है ना। क्लास देख रहे हैं, समझ उनको आ भी रही है, नहीं आ रही है ना। तो आप अपने व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम तक भेजने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो आज पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। ठीक है, किस बेसिस पे किसको हम लिविंग कहेंगे, किस बेसिस पे किसको हम नॉन लिविंग कहेंगे। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन को, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होती है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको हम किन किन बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज बना रहे हैं। पहले मैंने एग्जांपल दिया था, स्कूल में भी हम बच्चों की कैटेगरी बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं, सेक्शन बनाते हैं। एज इट इज़ सारे ऑर्गेनिजम्स को आसानी से स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन की गई है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताएंगे, मैं उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इजीली आप इसको देख पाएँ। ठीक है, देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 11th क्लास में हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का। इसके साथ साथ जब हम कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम देते हैं उस एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा वेटेज है वो कैरी करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंक को डार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन है वो स्टार्ट। सबसे पहले क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू बेसिक है वो हमारे साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल, उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने फर्स्ट लेक्चर में इनके बारे में पढ़ा था, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था बायोलॉजी का उस टाइम हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो कमेंट में मुझे बताएंगे कि हमने इनके बारे में क्या चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, इनकी बुक का नाम, जो बुक हमने पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में, और दूसरा इनको हम किस नाम से और जानते हैं, है ना, क्या इनको और कहा जाता है। ठीक है, देखो इन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया। ठीक है, सबसे पहला इन्होंने क्या कैटेगरी दी, प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट चीज इन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट इन्होंने कैटेगरी दी एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स। फिर इन्होंने फर्दर
प्लांट्स को क्लासिफाई किया किसके बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। याद रखना है एरिस्टोटल जो थे उन्होंने प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे फर्दर क्लासिफाई किया। वो क्लासिफिकेशन इनकी क्या थी, हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। क्या थी, हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। ठीक है, अब देखो उसके बाद इन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया। एनिमल्स के लिए भी इन्होंने दो कैटेगरीज बनाई। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी कौन सी थी, जिनके पास रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं जिनकी बॉडी में, और जिनकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं है ना। क्या कहा इन्होंने, आरबीसीज प्रेजेंट, और दूसरी कैटेगरी क्या बनाई, आरबीसीज एब्सेंट। ठीक है, ये तो देखो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारी एरिस्टोटल जी की थी। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले क्लासिफाई किन्होंने किया, अरस्तु ने किया। सबसे पहले क्लासिफिकेशन अरस्तु ने दी। उन्होंने दो क्लासिफिकेशन, दो किंगडम दिए। क्या दिए इन्होंने, टू किंगडम्स। क्या दिए, टू किंगडम्स दिए इन्होंने। ठीक है, सबसे पहला प्लांट, प्लांटी। ठीक है, जिसको हम प्लांटी से जानते हैं, एनिमेलिया। ठीक है, प्लांट्स को इन्होंने फर्दर तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे, आउटर स्ट्रक्चर जो था उनका उसके बेसिस पे, हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। ठीक है, यानी कि ट्री, हर्ब, शर्ब ये टर्म्स हम पढ़ते हैं, ये टर्म सबसे पहले किन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, एरिस्टोटल ने। फिर उसके बाद देखो एनिमेलिया, नेक्स्ट उसको इन्होंने आरबीसी के प्रेजेंट और एब्सेंट के बेसिस पे दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो किन्होंने की थी, कार्ल लीनस ने। अब मैंने कार्ल लीनस जो थे उनके बारे में भी फर्स्ट स्लाइड में बताया था, है ना। इन्होंने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी। ठीक है, इन्होंने भी क्या दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन हुई है ना, थर्ड, वो हमारे साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल थे, उन्होंने हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन है वो दी थी। ठीक है, अब देखो एरिस्टोटल और कार्ल लीनस दोनों ने क्या दिया, दो किंगडम सिस्टम दिए। ठीक है, लेकिन जो अर्नेस्ट हैकल जो थे उन्होंने क्या दिया, थ्री किंगडम सिस्टम दिया। क्या दिया इन्होंने, थ्री किंगडम सिस्टम दिया। इन्होंने प्लांट एनिमल वो तो था ही, प्लांट प्लस एनिमल्स वो तो था ही ऑलरेडी, जो क्लासिफिकेशन में था वो चीज़ रखी। उसके साथ साथ इन्होंने क्या है, प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया। किसको इंट्रोड्यूस किया, प्रोटिस्टा को। और प्रोटिस्टा कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, यूनिसेलुलर। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उनको प्रोटिस्टा कैटेगरी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है कि प्रोटिस्टा को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, प्रोटिस्टा टर्म किसने दी, क्या था, अर्नेस्ट हैकल ने दी। ठीक है, इसके बाद देखो हमारी नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आती है, देखो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन फोर्थ के बाद, इसके बाद फोर्थ जो हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थी वो किन्होंने दी थी, कोपलैंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। किन्होंने दी थी, कोपलैंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दी थी। इन्होंने क्या किया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। क्या दिया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को इन्होंने दिया था। सबसे पहला तो भाई प्लांटी जो था, सेकंड एनिमेलिया जो था, और थर्ड जो है
इन्होंने वही प्रोटिस्टा, है ना। उसके बाद इन्होंने एक और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, वो क्या था, मोनेरा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से मोनेरा टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया, कोपलैंड ने। ठीक है, ये चीज़ हमने याद रखनी है। कोपलैंड जो थे उन्होंने मोनेरा टर्म को इंट्रोड्यूस किया, और अर्नेस्ट हैकल जो थे उन्होंने किसको इंट्रोड्यूस किया, प्रोटिस्टा जो था, प्रोटिस्ट जो है उनको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक बेसिक क्लासिफिकेशन का फ्लो है। अब देखो इसमें जब हम इन तीन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये तीन जो है ये हमारे क्या है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ एक चीज़ क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है, वो क्या है कि आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है ना, उनको हम किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है कि जिसमें हम कुछ फ्यू बेसिस के ऊपर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। पता नहीं कैमरे में आ भी रहा है या नहीं। देखिए अब नेक्स्ट हमने सबसे पहला एरिस्टोटल को पढ़ा है। ठीक है, सेकंड हमारी क्या है, जो क्लासिफिकेशन है, हमने किसको पढ़ा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई बीच में इस चीज़ को रेगुलेट करने में, तो एरिस्टोटल। उसके बाद नेक्स्ट हमने हैकल के लिए क्लासिफिकेशन है वो पढ़ी है। फिर उसके बाद हमने लीनस की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। फोर्थ जो है हमने कोपलैंड है, उसकी क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि क्लासिफिकेशन क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल है, किसकी क्लासिफिकेशन है वो आर्टिफिशियल है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की, किसकी बात करते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हम उसको कहते हैं, ये नहीं है कि मैन मेड है। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है जिसमें कुछ फीचर्स ही इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, कुछ फीचर्स को ही इंक्लूड किया गया है ना। जैसे कि उसमें सिर्फ आरबीसी प्रेजेंस जो है, एरिस्टोटल ने किसको इंट्रोड्यूस किया था, सिर्फ आरबीसी प्रेजेंस को। और नेचुरल जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा करैक्टर्स एक साथ उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी कि लगभग सभी, ऑल फीचर्स, ऑल करैक्टरिस्टिक्स को हम इंक्लूड करते हैं, है ना, उसको हम नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो किन्होंने दी थी, आर.एच. व्हिटेकर ने। नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है वो किनकी है, आर.एच. व्हिटेकर। अब देखिए यहाँ से एरिस्टोटल, हैकल, लीनस, कोपलैंड, आर.एच. व्हिटेकर, ये सीक्वेंस में हमने इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कि 2 किंगडम किसने दिया, 3 किंगडम किसने दिया, 4 किंगडम किसने दिया, और फिर आर.एच. व्हिटेकर जो थे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दी है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो इन्होंने दिया था। ठीक है, अब देखो कि हम जो आज एक्सेप्ट कर रखे हैं
ठीक है, जिस क्लासिफिकेशन को हमने एक्सेप्ट कर रखा है वो कौन सी है? RH व्हिटेकर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, हमने इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट क्यों कर रखा है ना, इन बाकियों को क्यों नहीं कर रखा? क्यों नहीं कर रखा? क्योंकि इन्होंने कुछ फीचर्स है उनको छोड़ दिया है ना, एक सीक्वेंस में और हर चीज़ को इंक्लूड करके ये नहीं चले हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन का एक बेसिक आप सबको समझ में आ गया है। अरस्तु ने शुरुआत करी थी, RH व्हिटेकर पे आके हम रुक गए हैं। इससे आगे क्लासिफिकेशन का कोई भी ऐसा सिंबल या सिम्टम है या फिर कोई भी वर्क हमें किया हुआ नहीं मिलता है कहीं भी। ठीक है, अब देखो इसके बाद जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, है ना, क्लासिफिकेशन RH व्हिटेकर की। ठीक है, यहाँ हमें 5 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि RH व्हिटेकर जो थे उन्होंने 5 बेसिस पर क्लासिफिकेशन है वो की थी। ठीक है, सबसे पहली क्लासिफिकेशन का जो बेस था वो इन्होंने क्या लिया था? सेल कॉम्प्लेक्सिटी या सेल नंबर ऑफ सेल या सेल टाइप जो है उसको इन्होंने इंक्लूड किया था। सेकंड जो इनका पॉइंट था वो क्या था? थैलस ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, सेकंड क्या था? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो इन्होंने 5 बेसिक कैरेक्टर्स लिए थे और ये पांचों हमने याद रखने हैं। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा RH व्हिटेकर का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं था या फिर इसमें से कौन सा था। ठीक है, थर्ड उनका क्लासिफिकेशन था वो क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन का मोड जो होता है। ठीक है, फोर्थ जो उनका क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो क्या था? रिप्रोडक्शन। क्या था? रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं या वो बाइसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड इनका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस इन्होंने लिया था वो क्या था? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या था? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब देखो ये चीज़ मैं फर्स्ट वीडियो में जो हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास थी, ठीक है, हमारी स्टार्टिंग की क्लास में मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता क्या है, एक बार हल्का सा इसको फिर से मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखो एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, चेंजेस की वजह से वो कुछ एडेप्टेशन शो करता है। एडेप्टेशन शो करता है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन आती है, चेंजेस आती है, म्यूटेशन होता है, वो नई स्पीसीज बन जाती है। ठीक है, मॉडिफाई हो जाता है, जैसे कि रेप्टाइल्स से बर्ड्स की फॉर्मेशन होना, है ना, इनके बीच में मिसिंग लिंक और इंटरलिंक हमें मिलते हैं जो हम फर्दर क्लासिफिकेशंस में अच्छे से डिटेल में पढ़ते जाएंगे। फिर इसके बाद क्या है कि ये एक पॉपुलेशन थी, इससे ये दूसरी पॉपुलेशन बन गई, लेकिन एक बीच में इन दोनों के मिक्सचर से भी कोई पॉपुलेशन बन जाती है ना, यानी कि इन दोनों का ओरिजिन कहाँ से हुआ? इससे हुआ है। तो ये क्या है? एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये 5 बेसिस जो हैं वो RH व्हिटेकर जो थे उन्होंने लिए थे। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो ये RH व्हिटेकर है इसकी क्लासिफिकेशन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें देखो क्या किया इन्होंने, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखो हम यहाँ से लेके चलेंगे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले फर्स्टली क्या लिया? सेल टाइप। ठीक है, इन्होंने 2 टाइप्स लिए, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। सेल टाइप क्या है? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और यूकैरियोट्स। क्या है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल्स हैं वो कैसी हैं? प्रोकैरियोटिक सेल हैं। यूकैरियोट्स जो यूकैरियोटिक सेल्स कैरी करते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल होती कौन सी हैं, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होती हैं वेल डिफाइंड, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है ना, जो प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, स्टार्टिंग की जो सिंपल सेल्स होती थी वो क्या है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनको लिए हुए हैं, उनको इन्होंने क्या, कौन सा किंगडम है वो इन्होंने नाम दे दिया मोनेरा। क्या कहा इन्होंने? मोनेरा। ठीक है, यानी कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल्स प्रोकैरियोटिक टाइप की हैं। किस टाइप की हैं? प्रोकैरियोटिक टाइप की। वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल्स प्रोकैरियोटिक
टाइप की हैं, उन सारी ऑर्गेनिजम्स को इसने किस कैटेगरी में रख दिया, इन्होंने मोनेरा के अंदर रख दिया। यानी कि जब भी हम बात करेंगे मोनेरा की, है ना, तो हमारे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है और जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने हुए हैं, यानी कि जिनमें सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक टाइप की प्रेजेंट है। सेकंड जो फिर इन्होंने लिया, देखो प्रोकैरियोट यूकैरियोट तो हो गया यहाँ से, फिर इन्होंने लिया सेल ऑर्गेनाइजेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो था, सेल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं या फिर हम क्या कह सकते हैं, सेल कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो यूकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट तो यहाँ इसमें कन्वर्ट कर दिए, यूकैरियोट्स थे, इनके लिए भी दो कैटेगरीज बना दी इन्होंने, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। क्या कहा इन्होंने, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, जो यूनिसेलुलर थे उनको किसमें पुट कर दिया इन्होंने, प्रोटिस्टा में। किसमें पुट कर दिया, प्रोटिस्टा में। ठीक है, किसमें पुट कर दिया इन्होंने, प्रोटिस्टा में। एक बार इस चीज को ध्यान से देखो, सबसे पहली क्लासिफिकेशन है उसके अंदर प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स है उसमें क्लासिफाई कर दिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्लासिफाई कर दिया। अब इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट पे इन्होंने क्या किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लिया। क्या लिया इन्होंने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। तो जो ये मल्टी सेलुलर थे, यूनिसेलुलर तो प्रोटिस्ट में आ गए, जो ये मल्टी सेलुलर थे इनकी इन्होंने तीन कैटेगरीज बना दी। क्या बना दी इन्होंने, तीन कैटेगरीज बना दी। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे तीन कैटेगरीज, सैप्रोफाइट, ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स। क्या बना दिया, हेटेरोट्रोफ्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो ऑटोट्रोफ्स हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैन मेक देयर ओन फूड, प्रिपेयर देयर ओन फूड। और इसमें उसने किसको रखा, प्लांटी को। किसको रखा, प्लांटी को। ठीक है, हेटेरोट्रोफ्स जो है वो ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, एनिमल्स, है ना, जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, उनको इस कैटेगरी में रखा। तो इसको उसने क्या बना दिया, एनिमेलिया। ठीक है, फिर देखो सैप्रोफाइट्स में उसने किसको रखा, फंजाई को रखा। किसको रखा, फंजाई को रखा। ठीक है, आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और फिर यहाँ ऐसे करके उसने 5 किंगडम बना दिए। अब देखो सबसे पहला किंगडम क्या बनाया, मोनेरा। ठीक है, सबसे पहला किंगडम क्या है, मोनेरा। तो मोनेरा अपनी नोटबुक में लिखोगे, उसके साथ साथ मेंशन करो मोनेरा के लिए क्या चीज़, प्रोकैरियोट्स। मोनेरा कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, बाकी पूरी डिटेल हम आगे पढ़ते जाएंगे जब इस किंगडम को हम पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमने सेकंड किंगडम इन्होंने क्या बता दिया हमें, प्रोटिस्टा। ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर है लेकिन कैसे है, यूकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब कि जो न्यूक्लियस है उसमें भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ऑर्गन लीज हैं उसमें भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना। तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, हर एक ऑर्गन लीज स्पेसिफाई है, हर एक के पास अपनी अलग से मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोटिस्ट। फिर उसके बाद थर्ड जो है फंजाई, सैप्रोफाइटिक जो हैं, सैप्रोफाइटिक हैं और मल्टीसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए हैं फंजाई के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हम क्या कहेंगे कि वो यूकैरियोटिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं और वो सैप्रोफाइटिक हैं। ठीक है, एज इट इज प्लांट में किन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, जो यूकैरियोटिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं, ऑटोट्रोफ्स हैं। एनिमेलिया में किसको रखा गया है, जो यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है और हेटेरोट्रोफ्स हैं। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक सी छोटी सी क्लासिफिकेशन आपको समझ में आई होगी और वो 5 पॉइंट्स जो क्लासिफिकेशन के लिए RH विटेकर ने लिए थे उनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो ये 5 हमारे किंगडम हैं। ठीक है, अब यहाँ हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये 5 जो हमारे किंगडम हैं, सबसे पहला हमारा जो किंगडम है वो क्या है, मोनेरा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोटिस्टा।
नेक्स्ट हमारा क्या है, फंजाई, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लांटी, और फिर क्या है, एनिमेलिया। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी हैं अभी। ठीक है, जो अभी मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाई उसको एक टेबल की फॉर्म में बनाएंगे हम। सबसे पहला क्या है, हम फर्स्ट पॉइंट इसमें लेंगे नंबर ऑफ सेल। क्या लेंगे, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, तो मोनेरा नंबर ऑफ सेल्स कितने थे, 1, प्रोकैरियोटिक थे। ठीक है, प्रोटिस्टा में क्या था, नंबर ऑफ सेल 1 बट यूकैरियोटिक थी, है ना। फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, ये कैसे थे, सारे के सारे मल्टी सेलुलर। कैसे थे, मल्टी सेलुलर, इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स हैं वो प्रेजेंट थी। ठीक है, अभी हमने क्लासिफिकेशन में ये चीज़ पढ़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम इसमें वो देखेंगे टाइप ऑफ सेल या फिर सेल, सेलुलर टाइप या ऑर्गेनाइजेशन। जो मोनेरा जो थे उसके अंदर कैसे सेल्स थी, प्रोकैरियोटिक सेल थी। कैसी सेल थी, प्रोकैरियोटिक सेल थी। जो हमारा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, है ना, हमने फर्स्ट में ही क्लासीफाई कर लिया था प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यानी इसको छोड़ के बाकी सारी की सारी सेल्स कैसी है, यूकैरियोटिक। कैसी हैं, यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक। प्लांटी है उसमें भी सेल कैसी हैं, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो बेसिक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब इसके बाद देखो न्यूक्लियस। जो हमारी सेल के टाइप्स होते हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उनको हम न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे शो करते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या याद करते हैं कि अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो यूकैरियोटिक है, प्रेजेंट नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक है। ऐसा नहीं होता है, एग्जैक्टली ये उसकी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो यूकैरियोटिक है। न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सेल के अंदर ऐसे कुछ स्पॉट सा ही हमें दिखाई देता है चारों तरफ, तो ये एक जगह खाली किसकी बच गई है, न्यूक्लियस की, ये तो प्रोकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक सेल जो होगी उसमें न्यूक्लियस है, उसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो देखो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, एब्सेंट है। प्रोकैरियोट्स में क्या है, यूकैरियोटिक सेल आ गई थी, प्रेजेंट, प्रेजेंट और प्रेजेंट। ठीक है, फिर देखो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या आती है, बहुत जरूरी चीज आती है, वो क्या है, सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर क्या पॉइंट आ रहा है, वो क्या है, सेल वॉल का। ठीक है, मोनेरा जो होते हैं उसकी सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, प्रोटिस्ट है, सम कुछ के पास क्या है, सम हैव सेल वॉल। ठीक है, किसी के पास सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो फंजाई है उसकी काइटिन की बनी हुई होती है, इसको काइटिन भी बोलते हैं और चिटिन भी प्रोनाउंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो जो हमारे प्लांटी हैं उसके अंदर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा एनिमेलिया है। ठीक है, हमारी क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। हमारे पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन्स की और लिपिड्स की बनी हुई होती है। अब इसमें एक क्लासिफिकेशन का पॉइंट हमारा और बचता है। ठीक है, उसको हम यही लिख लेंगे, वो क्या है हमारा, न्यूट्रिशन। ठीक है, जो मोनेरा होते हैं वो सैप्रोफाइटिक भी होते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं और ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। ठीक है, जब हम इस किंगडम को एक्सप्लेन से, डिटेल से पढ़ेंगे तो ये चीज़ भी हमें समझ में आएगी। अभी हमने इसको ध्यान रखना है। प्रोटिस्टा है उसमें भी हेट्रोट्रॉफ्स भी हैं, सैप्रोफाइटिक भी हैं और ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन देखो फंजाई, हमने इसके बेसिस पे तो इसको क्लासीफाई किया था। फंजाई हमने किसके बेस पे निकाला था, है ना,
अगर पूछ लिया जाए कि फंजाई की फॉर्मेशन किस करैक्टर की वजह से हुई है, सैप्रोफाइटिक करैक्टर की वजह से हुई है। किसकी वजह से? सैप्रोफाइटिक जो करैक्टर है उसकी वजह से हुई है, ठीक है। प्लांटी जो है उसकी किसकी वजह से हुई है? प्लांट जो है वो ऑटोट्रोफ्स हैं। एनिमिलिया जो है वो क्या है? हेटेरोट्रोफ्स है, ठीक है। नहीं बोलोगे इस चीज़ को, अच्छे से याद रखोगे। ये एक बेसिक सी क्लासिफिकेशन है कि नॉर्मली आपसे पूछ लिया जाए कि एक ऑर्गेनिज्म है आपके सामने, उसके कुछ करैक्टर्स हम आपको दे रहे हैं, तो ऐसे कौन से करैक्टर्स होंगे उसके अंदर के हम उसको मोनेरा में रख सकें। तो वो प्रोकैरियोटिक होना चाहिए, एक सेल से बना हुआ होना चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें एब्सेंट होनी चाहिए, पेप्टिडोग्लाइकन की उस पर बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होनी चाहिए, और ये तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें होने चाहिए। ये चारों फीचर जिसके अंदर होंगे उसको हम क्या कहेंगे? मोनेरियन या मोनेरा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक ये चीज़, ठीक है। ये तो क्या था, एक बेसिक सी जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स की, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, वो हमारी कंप्लीट हुई यहाँ पे कि आर.एच. व्हिटेकर ने किस बेसिस पे शुरू किया था। तो यहाँ क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, हम एक एक किंगडम को लेके चलेंगे आगे। एक एक किंगडम है उसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक किंगडम को सॉल्व करेंगे, उनके एग्जाम्पल्स हैं, फीचर्स हैं, सारे साथ साथ देखते हुए चलेंगे। ये एक सीक्वेंस जो है, ये सारी क्लासेस अब क्लासिफिकेशन की आगे सीक्वेंस में चलेंगी, ठीक है। इन सारी क्लासेस को बहुत ध्यान से देखना है, सभी क्लासेस को देखना है और साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलना है ना। अब देखो यहाँ तक जो मैंने कराया, एक बार उसका फिर से रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया? एरिस्टोटल के बारे में बताया, उन्होंने टू किंगडम सिस्टम दिया, ठीक है। फिर दूसरा मैंने किसके बारे में बताया? लिनस के बारे में बताया, है ना। तीसरा क्या है? हैकल, अर्नेस्ट हैकल जो है उनके बारे में बताया। फोर्थ जो है किसके बारे में? कोपलैंड के बारे में। कोपलैंड है, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन दी थी, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिफ्थ जो है वो मैंने किसके बारे में बताया? आर.एच. व्हिटेकर के बारे में बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक ऐसी और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में मिसिंग है, वहाँ पे नहीं वो मेंशन की गई है। वो क्या है? एक 6 डोमेन सिस्टम भी आया था। क्या आया था? 6 डोमेन सिस्टम, ठीक है। किसने दिया था? बाय वूज, वूज साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया था 6 डोमेन को, ठीक है। इन्होंने देखो क्या किया, जो प्लांट एनिमिलिया था वो एज इट इज रखा, प्लांटी जो है उसको एज इट इज रखा, फंजाई जो है उसको एज इट इज रखा, प्रोटिस्टा जो है उसको एज इट इज रखा, ठीक है। बट इन्होंने जो मोनेरियन थे, मोनेरा था, उसको फर्दर 2 में क्लासिफाई कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। क्या कहा इन्होंने? यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये 6 डोमेन सिस्टम आता है, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये 6 डोमेन सिस्टम है। इसके बारे में सिर्फ ये नाम हमने याद रखने हैं, ये कई बार पूछ लिया जाता है। या फिर क्या है इसका, किन्होंने दिया था 6 डोमेन सिस्टम, तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है। कौन से किंगडम को इसमें क्लासीफाई कर दिया गया? मोनेरा को आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्लासीफाई कर दिया गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये चीज़, बहुत अच्छे से आप लोग इसको करेंगे, ठीक है। फिर हाँ, यहाँ मैंने एक चीज़ और बताई, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? हम कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं, किसी को नहीं करते, ठीक है। आर्टिफिशियल है उसमें हम क्या याद रखेंगे? फ्यू, ठीक है। नेचुरल में हम क्या याद रखेंगे? हुल, क्या याद रखेंगे? हुल हुल करैक्टर्स जो होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए इनको हम आर्टिफिशियल और नेचुरल कहते हैं। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे क्लासिफिकेशन में कि अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट में करें, उसके हैबिटेट में करें, ऐसा कुछ इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा करैक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया है तो वो नेचुरल लगेगी, और कुछ को ही किया गया है तो वो हमें आर्टिफिशियल लगेगी कि अपनी मर्जी से उठाया और रख दिया,
ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट अब हम हमारा फर्स्ट किंगडम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला किंगडम जो है हमारा वो क्या है, मोनेरा। ठीक है, तो अब हम मोनेरा से स्टार्ट करते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि कलर अच्छे से दिखाई दे आप लोगों को। ठीक है, मोनेरा जो है उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मोनेरा हमारा नेक्स्ट किंगडम की क्लासिफिकेशन है वो मोनेरा से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसके अंदर हमने जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको हमने इस कैटेगरी में रखा है। ठीक है, मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक अगर देखी जाए तो वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। क्या है, फटाफट कमेंट करोगे, मेरे लिखने से पहले फटाफट कमेंट करोगे सभी के सभी। प्रोकैरियोटिक है, इसके साथ साथ क्या कहा था हमने, कैसे है, सब प्रोकैरियोटिक है और कैसे है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है ना, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई आप सभी को। मोनेरा का एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन है, हमने पढ़ लिया। न्यूट्रिशन है वो तीनों तरह का होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमने बैक्टीरिया जो है उसको इन्वॉल्व किया है। तो अब सबसे पहले जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक के बाद क्या आता है, हैबिटेट। क्या आता है, हैबिटेट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक के बाद क्या आता है, हैबिटेट को हम पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम हैबिटेट है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, हैबिटेट है इनका दोनों तरह का होता है, कोल्ड और हॉट। ठीक है, कोल्ड और हॉट दोनों तरह के टेम्परेचर में ये सरवाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली हॉट जो होता है उसमें भी ये सरवाइव कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इनका हैबिटेट है वो दोनों तरह से होता है। और इसमें हमने किसको कंसीडर किया है, बैक्टीरियाज को कंसीडर किया है। अब देखो जो ये मोनेरा है इसकी क्लास होती है। ठीक है, सबसे पहली इसकी क्लास है वो क्या है, आर्की बैक्टीरिया। क्या है, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, जो ओल्ड बैक्टीरियाज हैं, जो प्रिमिटिव बैक्टीरियाज हैं, जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा हॉटनेस है, बहुत ज़्यादा कोल्डनेस है, वहाँ भी ये सरवाइव कर सकते हैं। इनको क्या नाम दिया गया, कौन सी क्लास दी गई इनको, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो क्या आया, यू बैक्टीरिया। क्या है, यू बैक्टीरिया। जो मॉडर्न बैक्टीरिया है, मॉडर्न बैक्टीरिया हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव नहीं कर पाते, उनको सरवाइव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर फिक्स होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और फिर नेक्स्ट क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया है, इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो है ये एक्सेप्शनल है। ठीक है, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको ग्रीन कलर है इसका शो होता है। और ये कैसा होता है, ऑटोट्रोफ होता है, अपना खाना है वो खुद बना लेता है। कैसा होता है ये, ऑटोट्रोफ्स होता है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट एक लास्ट और इसके अंदर आता है, वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्या है, माइकोप्लाज्मा। इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा क्या है, ये माइकोप्लाज्मा क्या पढ़ रहे हैं हम, बैक्टीरिया की क्लासेस पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी क्लास में बैक्टीरिया को रखा गया है।
ठीक है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक हम अलग से निकाल सकते हैं। माइकोप्लाज्मा है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट, एग्जाम्पल है इसका PPLO, ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब देखो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, क्या है ये, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल, क्या है ये, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल, ठीक है, याद रखनी है ये बात। अगर हमसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट लिविंग कैसे है ये, लिविंग, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल, तो कौन होते हैं वो, बैक्टीरिया, कौन होते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा क्या होता है, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, ठीक है। अगर सेल वॉल को निकाल दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, माइकोप्लाज्मा। मान लो ये बैक्टीरिया है, ये इसकी बाहर सेल वॉल है, इस सेल वॉल को रिमूव कर देंगे तो वो क्या है, माइकोप्लाज्मा बन जाएगा। बैक्टीरिया की सेल वॉल को रिमूव कर देंगे, यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ, माइकोप्लाज्मा होता क्या है, बैक्टीरिया माइनस सेल वॉल। अगर हम बैक्टीरिया में से सेल वॉल को हटा देते हैं, बैक्टीरिया की बाहर वाली, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा में। तो क्या हुआ, सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, बैक्टीरिया होता है। अगर सिंपली पूछा जाता है सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, तो वो तो हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो वो कौन सा है हमारा, माइकोप्लाज्मा या फिर PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने मोनेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक किए हैं। मोनेरा जो है उसकी हमने क्लासिफिकेशन फर्दर, मोनेरा है उसको किन किन क्लासेस पे क्लासीफाई किया है, किन किन बेसिस पे हमने वो कर लिया है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या आता है, देखो कुछ हम नाम कैसे रखते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की नेमिंग कैसे की है हमने, शेप के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को नेम दिया है। किसके बेसिस पे बैक्टीरिया को नाम दिया है, फटाफट सभी कमेंट करेंगे, किसके बेसिस पे हमने बैक्टीरियाज की नेमिंग की है, वो क्या है, उनकी शेप, किसके बेसिस पे की है, शेप के बेसिस पे की है, ठीक है। अब देखो शेप के बेसिस पे जब हमने बैक्टीरिया है उनकी क्लासिफिकेशन की है, तो सबसे पहला जो हमारा, ठीक है, सबसे पहला जो शेप है वो क्या है, सर्कुलर शेप, ठीक है। कैसी शेप है ये, सर्कुलर शेप है, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारी ओव्यूल शेप होती है, ठीक है, ओव्यूल शेप का भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है। सर्कुलर शेप जो है इसमें दो एक साथ इकट्ठे प्रेजेंट हो, या फिर लीनियरली दो से ज़्यादा प्रेजेंट है, या फिर क्या है, इनका एक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इस सिचुएशन में ये सर्कुलर है, ये प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और जो ये सर्कुलर होता है, ठीक है, इसको नाम क्या दिया गया है, कोकी, COCCI, क्या कहा गया है, COCCI, कोकी, ठीक है। यानी कि जिस किसी बैक्टीरिया के नाम के पीछे कोकी लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, सर्कुलर है शेप के अंदर, यानी उसकी शेप कैसी है, सर्कल के जैसी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्या है हमारा, ओव्यूल शेप आती है। अब इसमें देखो जो दो कोकी है ना, फिर दो शेप में प्रेजेंट है, लीनियरली दो से ज़्यादा प्रेजेंट है, और फिर ये ग्रुप के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है। दो के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिप्लोकोकस, क्या यूज करते हैं, डिप्लोकोकस, ठीक है। लीनियरली है, ये क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। बहुत बार ये नाम आपने पहले भी पढ़ा है, आगे भी पढ़ते जाएंगे। स्ट्रेप्टोकोकस नाम लिखा हुआ मिलता है बैक्टीरिया के नाम के पीछे, तो स्ट्रेप्टोकोकस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो एक चेन में प्रेजेंट है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, चेन में सेल्स है वो एक दूसरे से अरेंज की हुई है, ठीक है। और इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, अगर ग्रुप में प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टाइफोकोकस, स्टाइफोकोकस, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, सर्कुलर बैक्टीरिया जो है उसकी नेमिंग की गई है। ठीक है, फिर इसके बाद ओव्यूल जो आता है, ठीक है, वो क्या होता है, बैसिली। ठीक है, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम हम पढ़ते हैं, तो बैसिली बैसिलस आया। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी शेप कैसी है, ओव्यूल शेप है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है विब्रो। ठीक है, फर्स्ट हमारा कोकस है, सेकंड हमारा बैसिली है, थर्ड हमारा विब्रियो है। ठीक है, जो विब्रियो होता है इसकी शेप कैसी होती है, कोमा के जैसी सी इसकी शेप होती है। ठीक है, ऐसी इसकी शेप होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है, फोर्थ जो हमारी बैक्टीरिया की शेप होती है वो क्या होती है, स्पाइरुलम। ठीक है, स्पाइरुलम, बैक्टीरिया के नाम के पीछे स्पाइरुलम लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि वो बैक्टीरिया जो है वो कैसा है, स्पाइरल फॉर्म में है। ठीक है, उसकी शेप कैसी है, स्पाइरल है। ठीक है, इस तरह से वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, स्पाइरुलम लिखा हुआ आ रहा है तो वो कैसा है, स्पाइरल है। ठीक है, अब इसके बाद देखो म्यूसिलियन, नेक्स्ट हमारी क्या आती है, म्यूसिलियन। ठीक है, फिफ्थ, ये कैसा होता है कि ये ऐसे से प्रेजेंट है और इसके साथ ऐसे ब्रांच फॉर्म में भी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर बैक्टीरिया के नाम के आगे ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई। हमने मोनेरा को स्टार्ट किया, उसकी बेसिक करैक्टरिस्टिक्स को हमने देखा। बेसिक करैक्टरिस्टिक्स देखने के बाद जो उसकी बेसिक करैक्टरिस्टिक प्रोकैरियोट थे, यूनिसेलुलर थे, है ना, वो सारे करैक्टरिस्टिक हमने पढ़े। उसके बाद हमने क्या देखा कि बैक्टीरिया में रखा गया है। फिर हमने उसकी क्लासेस पढ़ी, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, 4 हमने उसकी क्लासेस पढ़ी। फिर हमने स्मॉलेस्ट लिविंग सेल पढ़ी, विदाउट सेल वॉल और विद सेल वॉल। विद सेल वॉल कौन सी है, बैक्टीरिया होती है। विदाउट सेल वॉल कौन सी होती है, हमारी माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है, अगर देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा गया है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम माइकोप्लाज्मा को लिख देंगे, बैक्टीरिया को लिखेंगे, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया सेल वॉल को। ठीक है, अगर विदाउट सेल वॉल वो मेंशन करेगा तो हम माइकोप्लाज्मा को लिखेंगे। इसके बाद देखो जो बैक्टीरिया है उसको क्लासीफाई किया गया है अलग अलग उसकी शेप के बेसिस पे, नेमिंग दी गई है शेप के बेसिस के ऊपर। शेप हमने 5 तरह की पढ़ी है, कोकी, बैसिली, विब्रियो, स्पाइरुलम और उसके बाद क्या है, म्यूसिलियल। ठीक है, ये कुछ बेसिक शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की। ठीक है, फिर इसके बाद देखो फर्दर एक और बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन है वो की गई है, वो क्या है, देखो नेक्स्ट इसमें जो क्लासिफिकेशन की गई है बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया जो है उसकी क्लासिफिकेशन की गई है 2 कैटेगरीज में बैक्टीरिया को बांटा गया है। ठीक है, कितनी कैटेगरीज बनाई गई हैं, 2 कैटेगरीज हैं वो बनाई गई हैं। ठीक है, वो क्या है, ट्राइकस, TRICHOUS। ठीक है, ट्राइकस बैक्टीरिया और दूसरा क्या है, एट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, क्या कहा गया है, ट्राइकस और एट्राइकस, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लासेस हम पहले उसकी 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम उसकी शेप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ी है। अब हम फ्लैजिला के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। किसके बेसिस पे पढ़ेंगे, फ्लैजिला के बेसिस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइकस। फ्लैजिला अगर एब्सेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, एट्राइकस। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब हमें सबसे पहले फ्लैजिला को जानना जरूरी है। इस कॉर्नर में मैं आपको बता देती हूँ कि फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला होते क्या हैं। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या कोई भी सेल है, या हमारा कोई भी टिश्यू है, या फिर अगर यूनिसेलुलर है तो कंप्लीट बॉडी ही है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, ये बाहर ऐसे अपने आप से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है।
ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं, और ये प्रोजेक्शंस हैं ये अलग अलग तरह का काम करती है, डिपेंड करता है ये कौन सी सेल के अंदर बनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल में ये सीलिया या विलाई इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम विलाय कहते हैं, और वो करती क्या है, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। और इसमें क्या है, अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेलुलर, अब हमारी बॉडी तो मल्टी सेलुलर है, सिंगल सेलुलर में क्या होता है कि ये फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करती हैं, उसके साथ साथ ये मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो ट्राइकस और ए ट्राइकस, अब ट्राइकस जो है उसको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, जो ट्राइकस है उसको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है, वो क्या है, मोनोट्राइकस। सबसे पहला क्या है, मोनोट्राइकस। ठीक है, मोनोट्राइकस क्या है, उस बैक्टीरिया को कहा गया है जिसके पास एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है, उसको क्या कहा गया है, मोनोट्राइकस। ठीक है, दूसरा क्या है, एम्फीट्राइकस। क्या है, एम्फीट्राइकस। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, उसके दोनों तरफ फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट है, दोनों एंड पे फ्लैजिला लगी हुई है, उसको क्या कहा गया है, एम्फीट्राइकस। ठीक है, फिर देखो इसके बाद थर्ड कैटेगरी जो आती है वो क्या है, सिफेलोट्राइकस। क्या है, सिफेलोट्राइकस। वो बैक्टीरिया जिसके पास एक फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता बट एक साइड पे बहुत सारे फ्लैजिला हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कहा गया, सिफेलोट्राइकस। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है मैं यहाँ लिख रही हूँ फोर्थ को, है ना, लिफोट्राइकस। क्या है, लिफोट्राइकस। लिफोट्राइकस में क्या है, उसके दोनों एंड्स के ऊपर ग्रुप ऑफ फ्लैजिलाज हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगली हमारी इसके अंदर फिफ्थ कैटेगरी है, वो क्या आती है, जो हमारी फिफ्थ कैटेगरी है वो क्या है, पेरीट्राइकस। क्या है, पेरीट्राइकस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि पूरी बॉडी पे ऐसे अलग अलग फ्लैजिलाज फैले हुए हैं। इस पेरीट्राइकस को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ऐसे पूरी बॉडी पर चारों तरफ इसमें फ्लैजिलाज हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पेरीट्राइकस। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ सबको समझ में आई। बैक्टीरिया जो है हमने उनकी क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ा है। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ये हमने इसकी क्लासिफिकेशन को देखा है। अब हम फ्लैजिला को देखते हैं कि जो फ्लैजिला होती है, ठीक है, वो होती कैसी है, क्या होता है फ्लैजिला। तीन पार्ट्स होते हैं फ्लैजिला के पास। सबसे पहला क्या है, बेसल बॉडी होती है। ठीक है, क्या होती है, बेसल बॉडी होती है। दूसरा क्या है, हुक होता है, और तीसरा क्या है, इसके पास फिलामेंट होता है। क्या होता है, फिलामेंट होता है। अब देखो मैंने बताया था कि एक जो भी सेल है उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, वहां से ये जनरेट होती है। तो देखो ये जो सेल है, मेम्ब्रेन है या सेल वॉल जो भी प्रेजेंट है यहाँ पे, आउटर मेम्ब्रेन, इसका एक तो आउटर सरफेस भी है और एक इसका इनर सरफेस भी है। एक बार मैं दूसरे कलर से इसको शो करती हूँ कि इसके बाहर जो है देखो यहाँ वाला जो सरफेस है और एक यहाँ वाला जो सरफेस है। ठीक है, इसको जो यहाँ ये बना है इसको मैं आगे वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एक बार देखेंगे इसको, देखो कि ये मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, देखो ऐसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। अब इसमें कलर चेंज कर दें ताकि आपको अच्छे से क्लियरली वो चीज़ दिखाई दे जो मैं दिखाना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे क्या है, ये दो रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, दो रिंग्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ बीच में ये ऐसा स्ट्रक्चर है इसका लगा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर है वहाँ क्या होता है कि यहाँ पे ये इससे ऐसे एक ये हुक बना हुआ होता है। ठीक है, हुक जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और फिर यहाँ इसमें ये एक्सटेंडेड बॉडी है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये दोनों क्या है, रिंग है।
ठीक है, इस कंप्लीट को हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडी। क्या कहते हैं, बेसल बॉडी। और ये क्या है, हुक है। ठीक है, और ये क्या है, फिलामेंट है। ठीक है, इसके अंदर सर्कुलर सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस फॉर्म में ये सेल्स हैं, यहाँ तक इसमें प्रेजेंट होती हैं। और ये सेल या फिर ये मॉलिक्यूल यहाँ जो प्रेजेंट होता है, ये फ्लैजेलिन का बना हुआ होता है। फ्लैजेलिन प्रोटीन है एक तरह का, उसका ये बना हुआ होता है। तो इस तरह से देखो, ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। बेसल बॉडी है वो मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई है, बाहर हुक उस बेसल बॉडी को पकड़े हुए है, और उसके पीछे ये फिलामेंट है। यानी कि यहाँ से बाहर की हमें जो स्ट्रक्चर है फिलामेंट्स की, वो हमें दिखाई देती है, और ये वाली मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई होती है। ठीक है, तो फिलामेंट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। एक बार इस स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखें। ठीक है, अब देखो, जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो एक बेसिक सी जो चीज़ें थी वो हम समझ चुके हैं। अब देखो, जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो एक और चीज़ आती है ना, और जिसको हम बहुत कम ऐसा होता है क्लैरिफाई कर पाते हैं, उसका डिस्टिंग्विश है। बच्चा 12th करके भी आ गया है, लेकिन फिर भी अगर उससे पूछा जाए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बार बार सुनता है, बट वो फिर भी उसको इतने अच्छे से नहीं बता पाता। ठीक है, तो हमने दो तरह से बैक्टीरिया को और पढ़ना है। वो क्या है हमारा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना। किस बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, किसको हम ग्राम नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, अब एक बार इस चीज़ को भूल जाओ, पॉजिटिव और नेगेटिव को भूल जाओ। मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ। वो क्या है कि मान लो ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है इसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाहर मान लो ये एक मेम्ब्रेन है, सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, सेल वॉल है, इसके बाहर ये प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाहर भी क्या है, सेल वॉल जो है प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनके बाहर एक और लेयर है वो भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे इसके बाहर एक और कैप्सूल की लेयर है वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई कि बैक्टीरिया दो तरह से प्रेजेंट है। एक बैक्टीरिया है जिसके बाहर सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट है, दूसरा है जिसके बाहर सेल वॉल के बाहर भी एक और लेयर है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब जो ये बाहर जो ये लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, ये लेयर है, ये किसकी बनी हुई होती है, ये सेल वॉल है, यहाँ ये सेल वॉल है। ठीक है, ये किसकी बनी हुई है, पेप्टिडो ग्लाइकन। किसकी बनी हुई है, पेप्टिडो ग्लाइकन जो है उसकी ये लेयर है बनी हुई होती है। और इसके अंदर, इस वाली सेल वॉल के अंदर क्या होता है, टिकोइक एसिड होता है। क्या होता है, टिकोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो ये वाला बैक्टीरिया होता है जिसके बाहर एक और कैप्सूल लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, टिकोइक एसिड जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, टिकोइक एसिड है वो एब्सेंट होता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ ध्यान से समझते हुए चलने के, जब हम ग्राम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने क्या पढ़ा कि जो आउटर सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन की, सिर्फ वो प्रेजेंट होती है। दूसरा ग्राम नेगेटिव, उसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि इस आउटर लेयर के बाहर भी एक कैप्सूल लेयर और प्रेजेंट होती है। दूसरी बात कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या पढ़ी इसमें कि टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव वाले में, और इस वाले में क्या है, टिकोइक एसिड है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, अब देखो, इसके बाद जो ये बाहर वाली लेयर है, ठीक है, ये किसकी बनी हुई है, ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। क्या है, लिपोप्रोटीन की ये लेयर है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, लिपोप्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड होता है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है ना। लिपोप्रोटीन पॉलीसेकेराइड की ये बनी हुई होती है। ठीक है, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर समझ में आया,
है ना। बाहर कैप्सूल प्रेजेंट है तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, कैप्सूल नहीं है तो वो ग्राम पॉजिटिव है। देखो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट है तो ग्राम नेगेटिव है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट है तो वो ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो यहाँ सबसे बड़ी बात ये तो एक इसका फीचर हो गया कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये चीज़ देखनी है कि हम कैसे पता लगाते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पता कैसे लगाते हैं, स्लाइड लेते हैं। ठीक है, एक स्लाइड लेंगे, उसके ऊपर हम बैक्टीरिया को रखेंगे जिसको हमने टेस्ट करना है कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लास्ट में बताऊंगी, तो ध्यान से पूरे लेक्चर में आप हमसे मेरे से जुड़े रहेंगे और बीच बीच में मुझे कमेंट भी करते रहेंगे कि समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम उस बैक्टीरिया को स्लाइड पे रखेंगे। ठीक है, स्लाइड पे रखने के बाद क्या है, हम उसको हीट करेंगे। ठीक है, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक हम उसको हीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, स्लाइड के ऊपर हमने बैक्टीरिया लिया, हीट फिक्स बैक्टीरिया है उसको हमने स्लाइड के ऊपर ले लिया। ठीक है, क्या कर दिया, बैक्टीरिया को हीट फिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, हमने उसको वॉयलेट कलर जब तक गर्म किया कि उसके अंदर क्या शो हुआ, वॉयलेट कलर। ठीक है, हमने उसमें वॉयलेट कलर नेप्थलीन जो आता है लेबोरेटरी वगैरह में हम यूज़ करते हैं वो कलर उस पर डाला। ठीक है, इसको हम स्टेनिंग भी कहते हैं। ठीक है, स्टेन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उस स्लाइड को है ना नॉर्मली वॉश विद वाटर, पानी के साथ हमने उस स्लाइड को वॉश कर लिया। फिर उसके बाद क्या है, हमने उसको जो है उसके ऊपर ग्राम आयोडीन जो है, ग्राम आयोडीन है वो हमने उसके ऊपर डाला। क्या डाला, ग्राम आयोडीन। ठीक है, ये आई ऐसे लिखा है, गलती से उसमें वो बन गया है ना, तो ग्राम आयोडीन है आई, ये इसमें डालेंगे। फिर से हम इसको 30 सेकंड से लेके और 1 मिनट तक का रेस्ट कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एसीटोन, ठीक है, या फिर इथेनॉल से, इथेनॉल 90% एसीटोल या इथेनॉल से हम इसको वॉश करेंगे। ठीक है, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर समझ में आया। सबसे पहले हम हीट किल करेंगे, वॉयलेट कलर स्टोन उसमें पानी से उसको वॉश कर देंगे हम। फिर उसके बाद हम उसमें ग्राम जो आयोडीन है वो डालेंगे। फिर उसके बाद क्या है, हम एसीटोन इथेनॉल से हम उसको वॉश कर देंगे। ठीक है, फिर देखो ये सारा जब हम प्रोसीजर करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कहीं कहीं हमें पर्पल कलर दिखाई देता है। कैसा कलर शो होता है, कहीं कहीं हमें पर्पल कलर जो है वो शो होता है। ठीक है, हमें पर्पल कलर है वो शो होगा। ठीक है, ये सारी चारों स्टेप याद रखना। उसके बाद हमें कैसा कलर शो होगा, पर्पल कलर शो होगा। ठीक है, अब जिस बैक्टीरिया ने, ठीक है, जो बैक्टीरिया था उसने पर्पल कलर शो किया। ठीक है, कैसा कलर शो किया, पर्पल कलर शो किया। वो बैक्टीरिया तो कैसा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, वो बैक्टीरिया कैसा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो बिना कलर वाले बच गए उसमें हम 5th स्टेप में क्या करेंगे, सैफरनीन ऐड करेंगे। सैफरनीन जो होता है ये भी एक तरह से डाई है, स्टेन है, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, किसको ऐड करेंगे, सैफरनीन है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, स्टेन है वो लॉस्ट हो गया था, इनके पास तो स्टेन था ही नहीं, है ना। जिनके पास से स्टेन लॉस्ट हो गया उसमें हमने क्या ऐड किया, सैफरनीन ऐड किया। फिर ये पर्पल कलर है वो शो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं। क्या है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है। अब देखो इन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें सैफरनीन की ज़रूरत क्यों पड़ी,
है ना। क्यों पड़ी? क्योंकि इनके बाहर हमने जो देखा था ना कि इनके बाहर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर, कार्बोहाइड्रेट की, पॉलीसैकेराइड की जो लेयर प्रेजेंट है, वो लेयर क्या करती है? जो वो हमने स्टेन डाला उसको अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देती, अंदर जाने नहीं देती। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसको क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा है वो ग्राम नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे एक बात आती है कि हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, है ना। क्यों इसको स्टडी किया गया, क्यों इसको निकाला गया, क्यों इसको फाइंड आउट किया गया, है ना। तो उसमें क्या है कि हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन। क्या नाम है? हैंस क्रिश्चियन ग्राम। ठीक है, क्या नाम है? हैंस क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने क्या किया था? ये सारा प्रोसेस है ये किया था। क्यों किया था? डिजीज को पता लगाने के लिए, वो बीमारियों पर स्टडी कर रहे थे, डिजीज पे स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो डिजीज काजिंग बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? डिजीज काजिंग बैक्टीरिया है वो होता है। ठीक है, क्या होता है ये? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है वो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने याद रखनी है कि बैक्टीरिया है वो कैसा है? नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज होती है ना, बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, है ना। तो बैक्टीरियल डिजीज है तो उसके पीछे रीज़न क्या है? बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्यों है? क्योंकि उसके बाहर वो पॉलीपेप्टाइड लेयर प्रेजेंट होती है, उससे हम पहचानते हैं कि ये नेगेटिव है। और क्यों होता है वो नेगेटिव? उसी से डिजीज क्यों होती है? क्योंकि देखो जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन की बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है। तो इस लेयर को, है ना, इस लेयर से हमारी जो सेल है, हमारी सेल के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर रिएक्ट करना इजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ से वो इजीली इसको तोड़ देते हैं, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, बैक्टीरियाज के थ्रू। तो क्या है कि ग्राम नेगेटिव है वो डिजीज काजिंग बैक्टीरिया है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा बैक्टीरियाज के बारे में। अब नेक्स्ट जब हमारा कल की जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें भी हम बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि हम किसको पढ़ेंगे? फटाफट मुझे कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे हम कौन से किंगडम की स्टडी कर रहे हैं, कौन सा किंगडम हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसके बारे में ये फीचर्स हैं, किसकी क्लासिफिकेशन है, किसके मेंबर्स की ये फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, किस किंगडम के मेंबर्स की हैं ये। फटाफट मुझे बताएंगे कौन सा किंगडम है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सबसे पहला फर्स्ट नंबर का किंगडम है, कौन सा किंगडम है? फर्स्ट नंबर का किंगडम है और वो है हमारा मोनेरा, जिसमें हमने बैक्टीरियाज को रखा हुआ है, बैक्टीरियाज की हम स्टडी कर रहे हैं। अब देखो ये तो हमने क्या है, सिर्फ उसके टाइप्स, फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उन सब के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब हम आगे एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन, है ना, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसा इनमें रेस्पिरेशन होता है, कैसा डाइजेशन सिस्टम है, कैसी बॉडी है, क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है, उन सब की स्टडी भी है हम इसके अंडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये लेक्चर है आज का ख़त्म हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम मोनेरा को ही एक्सप्लेन करके आगे पढ़ेंगे कि मोनेरा के बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बच गए हैं, रिप्रोडक्शन वगैरह जो कुछ भी है वो सारा हम इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को ये चीज़ याद रखनी है। कोई डाउट है, कोई परेशानी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप कमेंट सेक्शन से भी मेरे से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उनका आंसर मैं आप लोगों को दूंगी। ठीक है।